नमस्कार, मैं रामदत्त त्रिपाठी। मेरे साथ हैं श्री वीएम सारस्वत जी, जो रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक हैं। सारस्वत जी फैजाबाद के भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहे, बहराइच के रहे, सिटी एसपी भी रहे वहाँ, और बाद में 6 दिसंबर को जब वहाँ बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो रैपिड एक्शन फोर्स के कमांडेंट के तौर पर थे, और आप ही के नेतृत्व में 8 दिसंबर को प्रशासन ने वापस उस स्थान पर कब्जा प्राप्त किया था। पहले तो हम आपके कुछ संस्मरण जानना चाहते हैं कि आप जब थे अयोध्या या बहराइच में, उस दौरान जब इतना सांप्रदायिक तनाव था या विवाद चल रहा था, तो कुछ आपको याद पड़ता है? देखिए, मैं सबसे पहला अपना संस्मरण आपको सुनाना चाहूंगा बहराइच का। मैं बहराइच में एसपी करीब 2.25 साल रहा। फरवरी 89 में मेरी पोस्टिंग हुई थी और 91 में मैं वहां से ट्रांसफर हुआ था। तो जब कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी अक्टूबर-नवंबर 90 में, उस समय में एसपी बहराइच पोस्ट था और लगभग पूरा यूपी एक तरह से जेल में कन्वर्ट हो गया था। तो हम लोगों को कहा गया था कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके प्रिवेंटिव अरेस्ट किए जाए, जिसमें प्रॉब्लम हो तो हम लोगों ने भी अरेस्ट शुरू कर दिए थे। सडनली मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, उनका फोन आया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे राजाराम उनके पास में, उनसे कहा उन्होंने कि आप कर्फ्यू क्यों नहीं लगा रहे, तुरंत कर्फ्यू लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जो एसपी हैं वो नहीं चाहते हैं कि कर्फ्यू लगाया जाए। ये हमसे बोले कि आप मुख्यमंत्री ये चाहते हैं, आप कर्फ्यू लगाइए। मैंने कहा भाई मैं अभी फेवर में नहीं हूँ, और आप मैं या तो आप बात कर लीजिए या मैं बात कर लेता हूँ, तो क्या आप ही बात कर लीजिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि सवेरे के टाइम में हम फोन मिलाए इनको, मुलायम सिंह यादव को, और वहाँ पे एक जयजीवन जो शायद MP इस समय फैजाबाद के थे, तो उन्होंने फोन उठाया। वो बोले कि नहा रहे हैं और जैसे ही नहा करके निकलेंगे मैं आपकी बात करा दूंगा। तो जैसे ही शायद फोन सुन लिए थे, तुरंत आए, कपड़े पहन रहे होंगे, उन्होंने फोन उठाया, बोले कि आप कर्फ्यू लगा दीजिए मुझसे। बोले, मैंने कहा सर जिला में हम हैं, हम कर्फ्यू की जरूरत नहीं समझते हैं। उसका कारण ये कि फोर्स मिल नहीं पा रही है, क्योंकि हर जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, लगभग हर जिले में, तो फोर्स यूज करनी पड़ेगी, लोग मारे जाएंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि कर्फ्यू लगाना उचित रहेगा। तो मुख्यमंत्री जी हमसे बोले कि आप बिल्कुल ठीक ठाक कर लेंगे सब। मैंने कहा सर बिल्कुल, यदि आपकी जिम्मेवारी होगी। मैंने कहा हाँ साहब, हमारी जिम्मेवारी होगी। और हमने सब कर्फ्यू नहीं लगाया बहराइच में, लेकिन अरेस्ट किए प्रिवेंटिव। इट वाज अराउंड 4300। हमको न कहीं फायरिंग करनी पड़ी, न कहीं लाठी, आप रिकॉर्ड पे देख सकते हैं, न लाठी चार्ज करना था, और एवरीथिंग मतलब पास पीसफुली, जो पास में ही आप तो आपके इस अनुभव से ये लगता है कि अगर जिले के अधिकारी मुख्यमंत्री को सही बात बताएं तो वो मानने को तैयार हो जाते हैं? हमारा तो माना उन्होंने, और काफी हमने देखा कि हमको तवज्जो देते थे। वो पोस्टिंग ट्रांसफर तो अपने हिसाब से करते हैं ये लोग, क्योंकि हर एक आदमी जानते हैं कि गलत काम नहीं करेगा। जो कुछ काम कराने होते हैं इधर उधर के, तो ऐसे लोगों को इंटरेस्ट मतलब पोस्टिंग देते हैं। लेकिन हमें काफी उनकी यहाँ इज्जत मिलती थी, और मैं कभी भी फोन किया, मैंने कभी भी मिलने गया, मुझे उनसे मिलने, मुलायम सिंह यादव साहब से मिलने में कभी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये मेरा और ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं जी। एक आपका अनुभव और भी है कि आप मेरे ख्याल से फैजाबाद में थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी आ रहे थे, तो वहाँ के किसी मंत्री ने आपसे कहा था कि सिक्योरिटी घटा दीजिए जो विवादित बाबरी मस्जिद के आसपास है, तो क्या हुआ था? मंत्री तो है नहीं, वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, वो इंचार्ज थे फैजाबाद के, और दूसरे थे विनय कटियार सांसद जो अभी भी हैं। तो मुरली मनोहर जोशी उस समय प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, उनका आना था, और उनकी कार को बिल्कुल वहां ले जाना चाहते थे, तक ले जाना चाहते थे अब उनकी गाड़ी को। उससे पहले विनय कटियार ने, दूसरे SSP थे, इन्होंने एक वहाँ गेट करवा लिया था, उस गेट का नाम रख दिया था विनय कटियार गेट, जो MP हैं। तो मंत्री जी ने हमें बुलाया, मैं और टीम दोनों गए कि
जोशी जी आ रहे हैं, उससे पहले जितने आपने ये वेरियर जो रखे इन सबको हटाइए यहाँ से। तो मैंने कहा सर ये वेरियर्स हटने का मतलब है कि यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, और हमें तो ये कहा गया है कि स्टेटस को मेंटेन होनी चाहिए और मस्जिद की सिक्योरिटी होनी चाहिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये आदेश है। और मुख्यमंत्री ने हमको बुलाया था एक बार, मुझे और डीएम को, ये कहा था कि वहाँ पे कुछ होना नहीं चाहिए, साफ सुथरी ऐसे करके कहा था। और वहाँ पे लालजी टंडन भी बैठे हुए थे, लालजी टंडन थे, नितिन मिश्रा थे, सब बैठे हुए। कल्याण सिंह जी ने आपको बुलाया था उस समय? हाँ, कल्याण सिंह जी ने बुलाया था और ये कहा था कि वहाँ पे स्टेटस मेंटेन रहनी चाहिए। मैंने कहा कि वहाँ पे कुछ हो जाएगा तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि गवर्नमेंट के ऊपर भी खतरा आएगा, ये कह दिया था मैंने। ये कब की बात है, कब की बात है ये है मेरी पोस्टिंग हुई थी अक्टूबर 90 में हुई थी शायद पोस्टिंग मेरी, अक्टूबर 90 में वहाँ पोस्टिंग 91 में पोस्टिंग हुई थी। 91 में हुई होगी। हाँ, अक्टूबर 91 में, अक्टूबर 91 की बात जी। तो इन्होंने क्या किया कि बोले कि ये सब वेरियर्स हट जाए, और थोड़ा सा इन्होंने हार्श टोन में हमसे कहा। तो मैंने कहा सर आप लिखित ऑर्डर्स, एग्जैक्ट वर्ड्स बता रहा हूँ, लिखित ऑर्डर्स ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे, तो लिखित ऑर्डर्स भिजवाइए कि आपको किसके लिखित ऑर्डर्स चाहिए, डीजी के या गवर्नमेंट के, किसके। मैंने कहा डीजी हमारे तो गवर्नमेंट डीजी कर दे। डीजी थे उसमें प्रकाश सिंह, तो हम जानते थे उनका उनकी ब्रीफिंग हमें मिल चुकी थी। तो वो चले गए और थोड़ा सा हमसे नाराजगी हुई, जबकि हमारे उनके मतलब उस तरह के संबंध नहीं थे कि मंत्री और वाले, मतलब लगभग मेरे पास 1-2 घंटा बैठे रहते थे जब मैं एसपी था सीआईडी में, और दोस्ताना तरह के संबंध थे। पर मंत्री रहे तो थोड़ा सा सख्त भी हुए। तो जैसे ये हम अपने दफ्तर में आए, हमने लेटर लिखा कि साहब माननीय ये आए, उन्होंने, मैं और डीएम दोनों थे, और ये कहा, तो उसकी कॉपी डीजी को दी, डीआईजी को दी, आईजी को दी, और नितिन मिश्रा थे सेक्रेटरी, उनको भी मैंने भेजी स्पेशल मैसेंजर से। तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव उस समय, क्योंकि नितिन मिश्रा जी और मीटिंग में मौजूद थे जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनके प्रमुख सचिव भी थे जी। हाँ, प्रमुख सचिव थे। ये मुख्यमंत्री ये थे मद्रास में कहीं जी। तो मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुशता फोन किया, मुझे नहीं किया, ये नहीं मालूम मुझे क्या किया, क्या हुआ। तो अगले दिन सवेरे मेरे पास ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी का फोन आया, बोला कि सब मंत्री जी खुद बोल रहे हैं। तो क्योंकि हमारे संबंध जैसे वहां से आप मान लो मिनिस्टर को जाओ या प्राइम मिनिस्टर को जाओ, तो फिर आप मतलब अब ये तो नहीं कहोगे कि संबंध नहीं थे हमारे, तो अच्छे संबंध थे। तो मैंने कहा मंत्री बोले कि हमें पीओ है, नहीं मंत्री जी बोल रहे। तो मैं तुरंत, मैंने 5 बजे की आसपास की बात है, तो मुझसे बोले सारस्वत जी भाई क्या हो गया, तुम क्या लिख दिया आपने लंबा चौड़ा वहाँ पे, और ये है वो है। तो मैंने कहा सर जो आपने कहा था वो लिख दिया हमने, और हम बिना रिटन आदेश के हम नहीं कर पाएंगे इसको। तो खैर फिर किसी ने हमसे परस्यू नहीं किया, और मैंने फिर एक लेटर लिख दिया कि मेरा यहाँ से स्थानांतरण कर दिया जाए। मैं केपीएस गिल साहब थे, मैं डीजी सीआरपी, तो उनसे मिला था, हरिद्वार में वो आए थे। मैं कहता मैं सीआरपी में आना चाहता हूँ, तो मेरा केस गया ही हुआ था। मैंने फिर यही बता दिया इनको कि मैंने सीआरपी जाने को कह दिया है, मुझे मेरा ट्रांसफर कर दिया जाए। तो उसमें 2-3 महीने लग गए थे। ये बात दिसंबर की है संभवतः जो मैं बता रहा हूँ। तो सर आपने फैजाबाद से तबादला अपना करा लिया, आप सीआरपीएफ में पहुंच गए, लेकिन वापस फिर आप आरएएफ के जरिए, जो रैपिड एक्शन फोर्स के जरिए, फिर आपको भेज दिया गया फैजाबाद ही। ये कैसे हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने जो ज्वाइन किया था सीआरपीएफ में, ये किया था मार्च 1992 में, और इंसिडेंटली उसी समय आरएएफ बनी थी। तो मुझे इन्होंने आरएएफ में पोस्ट कर दिया था, रैपिड एक्शन फोर्स में, 108 बटालियन में। वहाँ पे हमारे एक आईजी थे जिससे डीडी गुप्ता और मिस्टर सिद्दीकी, ये आरएएफ में थे। तो हम लोग सब मिल करके आरएएफ की ड्रेस कैसी होगी, क्वेश्चनियर बनाया गया था कि कैसे कैसे उसमें लिए जाएंगे। तो आरएएफ की 10 बटालियन सीआरपीएफ से जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू लिए गए थे, तो मुझे 108 बटालियन मेरठ में नियुक्त कर दिया गया था। तो जब अयोध्या की सबसे पहले जो इश्यूज हुए जुलाई में हुए, शायद कुछ
2 में। जी जी। तो मुझे उस जुलाई डेट दिया गया, पहले वहाँ देख के कहाँ कहाँ कैंप करेंगे, कौन सी जगह, तो मैं सब वहाँ सर्वे करके आया। फिर जब ये कार सेवा शुरू हुई तो फिर हमको वहीं कैंप करा दिया गया था, और हम लोग कैंप कर रहे थे डोगरा रेजिमेंट के जो परेड ग्राउंड टाइप का होता है वहाँ पे कैंप कर रहे थे, फैजाबाद में। हाँ, इनफैक्ट घुड़साल में कैंप कर रहे थे डोगरा रेजिमेंट की घुड़साल में। तो हमें भेजा गया था यहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भेजा गया जी। और कारण ये रहा कि हम वहाँ रहे थे तो हमको जानकारी थी, अब जो भी रहा हो, लेकिन RAF की काफी बटालियंस भेजी गई थी वहाँ पे। तो आप लोगों का ब्रीफ क्या था, मैंडेट क्या था? देखिए, ड्यूटी जो हमको ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ पे, ट्रेनिंग तो ये था कि नॉन लेथल वेपन्स यूज किए जाएं, और ईस्टर्न ग्रेनेड लेके गए थे, रबर बुलेट्स लेके गए थे हम लोग। तो हर चीज के लिए तैयार किया गया था। मान लो फायरिंग करनी तो फायरिंग ही करनी पड़ेगी। टीयर गैस लेके गए थे। एक ईस्टर्न ग्रेड नई चीज आई थी वहाँ पे, अगर आप छोड़ दें, दैट वाज ए न्यू थिंग एटलीस्ट फॉर CRPF एंड फोर्सेज। तो उसमें आप छोड़ दें तो थोड़ी देर में वहाँ पे उससे घायल ज्यादा नहीं होते हैं और आदमी बिल्कुल अचेत सा हो जाता है। तो वो सब हम सारी चीज लेके गए थे, रस्से लेके गए थे, पूरी तैयारी के साथ गए थे। और पर्पज यही था कि अगर मान लो कार सेवक वहाँ कुछ करते हैं तो हम लोग उनकी उस मंशा को पूरा नहीं होने दें, यही था। लेकिन फिर वास्तव में क्या हुआ? 6 दिसंबर को जब आप लोग जब जा रहे थे वहाँ, जब मस्जिद टूटने लगी, तो फिर आप गए लेकिन आप पहुंच नहीं पाए। क्या हुआ, क्यों था? क्या आपको मजिस्ट्रेट ने परमिशन नहीं दी? पूरा मैं आपको घटनाक्रम बताता हूँ कि 5 तारीख की शाम को इन लोगों ने निर्णय ये लिया था कि कार सेवक जो कार सेवा करेंगे उसमें बालू लाएंगे और अंजलि भर के पानी नदी से लाएंगे। तो जब इन लोगों को सुनाया गया तो ये काफी असंतुष्ट हो गए कार सेवक, और गुस्से में आ गए थे। आपने लीडर्स को गरिया भी रहे थे, मैंने खुद देखा, अशोक सिंघल वगैरह को। हाँ, और शाम को 5 बजे की रात को इन्होंने वहाँ बोले हम तो अभी कार सेवा करेंगे, और जो कुछ बैरियर्स लगे हुए थे बांस बल्ली के, वो तोड़ना शुरू कर दिया था। तो हम वैसे CRP में थे, हमें तो जब स्टेट गवर्नमेंट भेजती तभी जाते, लेकिन हम क्योंकि मैं वहाँ रहा था तो मुझे कहा कि देख के आओ यार क्या हो रहा है वहाँ पे, मुझसे पूछना गया। तो मैं वहाँ से चला, जब मैं वहाँ देखा तो मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि यार एक हाथ में लाठी लिए हुए थे, वो खुद मार रहे थे कार को। विनय कटियार रोक हाँ, विनय कटियार। इट वाज समथिंग यूजुअल फॉर मी। उनका रूप एकदम दूसरा रहता है, लेकिन रात को 5 तारीख की रात को तो वहाँ पता ये चला कि उनमें बहुत असंतोष था कार सेवकों में। एक तरह से अनुशासन खत्म हो गया था जो लीडरशिप का। हाँ, बिल्कुल अनुशासित नहीं थे, गाली गलौज कर रहे थे। ये तो शाम की बात है 5 तारीख की। 6 तारीख को हम लोग सब सवेरे से ही अपनी यूनिफॉर्म में, और अगर हमसे कहा जाए कि आप 5 मिनट में चल दीजिए तो शायद 3 मिनट में चल देते। गाड़ी लगी थी, ड्राइवर्स बैठे हुए थे, तो वेटिंग के देखें क्या होता है। तो हम लोगों को पता चला कि वहाँ मस्जिद गिरनी शुरू कर दी है 11 के आसपास। अगर आप 11 या 10 और 11 के बीच में किसी टाइम पे हुआ जी, तो हमें उम्मीद थी कि तुरंत भेजेंगे, तुरंत मैसेज आई कि आप लोग चलिए। तो हम सब वहाँ से चल दिए, और हम लोगों की 3 बटालियन थी। 3 बटालियन में काफी गाड़ी थी, बिल्कुल जैसे अगर आपने देखा हो तो बिल्कुल लाइन सी बनती हुई चल दी है। जब देखा हमने तो उधर से काफी भीड़ आ रही थी, और वो हमारी गाड़ियों को देख के ढेले तब मतलब जो कुछ था फेंकते थे। हम लोगों के पास बॉडी वी आर फुली प्रोटेक्टेड, वो कोई बात नहीं, लेकिन हमने कहा भाई कोई ऐसा मत करना कि, तो उतरते थे हम, फिर लाठी चार्ज करते थे। खैर हम साकेत कॉलेज तक पहुंच गए समहाउ। जब साकेत कॉलेज पहुंचे तो वहाँ पे इन्होंने बीच में मेन रोड पे एक टेम्पू लगा रखा था। नहीं, वो आडवाणी जी ने भी ये कह दिया था जब मस्जिद टूटने लगी थी कि भाई सड़क रोक दो, नहीं तो सेंट्रल फोर्स आ जाएगी। ये भी था। तो ये तो वहाँ चल रहा था उस परिसर में जहाँ इस समय मंदिर बनना है जी। ये भाषण दे रहे थे।
हम लोग साकेत तक जब पहुंचे तो सुधाकर अभी मजिस्ट्रेट थे हमारे साथ में, और हमारे पूरे फ्लीट के इंचार्ज थे एडिशनल डीआईजी मिस्टर रामाकृष्णन, और मैं था। मैं सबसे पहले मतलब आई वाज द फर्स्ट व्हीकल। तो हम उतरे, वहाँ पे उतरने के बाद में लाठीचार्ज कर रहे थे अपना और उनको भगा रहे थे। तो उधर से देखा कि हुजूम आ रहा है और उनके पास में, हर एक के पास में ईंट पत्थर वो सोविनियर की तरह से ला रहे थे। मतलब मस्जिद गिरनी शुरू हो गई थी और काफी बड़ा हुजूम आ रहा था। फिर देखा तो एक टेम्पो और टायर, उनमें आग लगी हुई थी और बिल्कुल सड़क के एक्रॉस वो रख रखे थे। ये कितने बजे की बात होगी? ये साहब अब एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन 11 बजे के बाद की बात है। हाँ, 12 बजे के बाद का होगा जी। हाँ, 11-12 के आसपास, क्योंकि 12 बज रहे होंगे, 12 या 1 के बीच की बात होगी। तो वहाँ पे जब हम उतरे वहाँ, तो अभी फिर मैं था रामकृष्ण, मतलब भाई सुधाकर ऑर्डर दीजिए कुछ आप। तो उन्होंने नहीं, मैं डीएम से बात करूंगा। तो उन्होंने डीएम से बात करी हमारे सामने। डीएम ने जो बताया उनको कि ही विल द चीफ मिनिस्टर। तो क्यों डीएम वहाँ थे जहाँ अडवाणी जी थे, तो डीएम ने वहाँ उनसे संभवतः बात की हुई, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ क्या बात हुई मुख्यमंत्री जी से। उन्होंने जो कन्वे किया हमें, डीएम ने ये कहा कि अगर लाठीचार्ज करने से काम चल रहा है, हल्का फोर्स करने से, तब तो आगे बढ़िए। अगर आपको कुछ फायरिंग करनी है तो नहीं, तो फिर असेसमेंट लिया हम थे, एडिशनल डीआईजी थे और सुधाकर अजीब से हुआ कि फायरिंग भी हो सकती है, क्योंकि बहुत वायलेंट हो रहे थे वो लोग अननेसेसरीली। और आग लगाना, आग के वो उठा लिए थे कुछ लोग डंडे वंडे से, मान लो गाड़ियों में आग ही लगा देते। तो फिर वहाँ से जो मैसेज आई, बोले कि अगर ऐसा है तो आप कहिए इससे वापस हो जाए। तो हम लोग साकेत कॉलेज से ही फिर वापस हो गए थे। तो यानी राज्य सरकार ने आप लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया। उस समय यूपी में कल्याण सिंह की सरकार थी और राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि केंद्रीय बल जाए वहाँ हस्तक्षेप करें। हाँ, वो ये था, उनका कहना ये था कि बिना फायरिंग, भाई कैसे कहते हैं हम फायरिंग, जब इतने वायलेंट लोग हैं तो बिना फायरिंग के हम कैसे कहते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, दैट पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट। मैं भी था, रामाकृष्णन थे, फिर सुधाकर अदीब ने उनको कन्वे किया कि सर ये कह रहे। तो वहाँ से मैसेज आई कि उनसे कह दीजिए कि बढ़ते अपनी बैरक्स में जाएं। तो हम वहाँ से यू टर्न लिए और वापस हो लिए। ये तो 6 तारीख की बात है। अच्छा, आपको केंद्र सरकार से कोई मैसेज नहीं मिला इस बीच? केंद्र सरकार से मैसेज, हमारे वहाँ डीजीपी थे, स्पेशल सेक्रेटरी होम थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो उनके पास आता होगा। हम आई वॉज टू स्मॉल पर्सन में, तो एसपी का था, जब जो कहते थे कि चलिए जल्दी वो स्थिति थी। आई वॉज, हम लोग उसमें नहीं थे कि कोई कोर ग्रुप, तो खाली वहाँ से आदेश आते थे हमें, उनकी क्या बात सेंटर में। अच्छा, लेकिन आपकी कुल मिला के बातचीत से ये लगता है कि अगर समय रहते 2-4 महीने पहले, जब जुलाई में वहाँ कन्फ्रंटेशन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन करके कार सेवा हुई थी, जो वहाँ पर कुछ निर्माण हो रहा था, तो अगर समय रहते या दूसरी सरकार होती उत्तर प्रदेश में, या समय रहते राष्ट्रपति शासन लग जाता, तो शायद ये नौबत ना आती मस्जिद टूटने की। देखिए, जुलाई का में नाम आपने कहा तो मेरी दिमाग में बात आ रही है। एक स्वामी वामदेव हुआ करते थे जी, और महंत अवैधनाथ। तो पता नहीं, जस्ट बाई चांस के अवैधनाथ, मैं गोरखपुर में पहुंच रहा था, तो अवैधनाथ जी से मेरी अच्छी मुलाकात थी। और ये नित्य गोपाल दास जो हैं, ये रहने वाले हैं मथुरा के बेसिकली जी। तो मैं सीओ सिटी रहा, तो इनसे मेरी अच्छी मुलाकात थी। और जो स्वामी रामदेव थे, वो हमारे हमीरों में, हाँ, स्वामी वामदेव, वो हमारे ही, मतलब उन्हीं परिवार, एक तरह से परिवार समझिए, सारस्वत थे वो। तो उनको बाबा कहते थे। तो जुलाई में जब मुझे भेजा गया वहाँ पे, तो मैं मेंटली, मुझे क्योंकि सेटल नहीं हो पाए थे, सीआरपीएफ बच्चे कहीं थे, बच्चे सामान कहीं था, तो हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि हम यहाँ पे आने, लेकिन ना कह नहीं सकते थे। ये पर्सनल बात बता रहा हूँ मैं आपको जी। तो मैं वामदेव जी से मिला, इनसे मिला, क्या नाम है, अवैधनाथ जी से, और नित्य गोपाल दास से ही मिला।
और लेट्स बी वेरी फ्रैंक, वामदेव क्योंकि बाबा लगते थे, मैंने पैर वैर छुए, और क्योंकि सारस्वती से यहीं के थे, मथुराई की वो सोनाना ही लेके वहाँ की। तो मैंने कहा बाबा मेरी नौकरी खतरा है और ये है, काय को खुरापात कर रहे हो। तो मेरा भी काफी रोल रहा कि इन लोगों ने जुलाई में ज्यादा तमाशा नहीं किया था। और ये तीनों लोग काफी इम्पोर्टेंट थे। जो एक थे ना, वो जो एक और थे, वो उनसे हमारी ज्यादा बनती नहीं थी, रामचंद्र परमहंस जी 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 उनसे। तो वो थोड़ा वायलेंट टाइप के थे, लेकिन ये तीनों बहुत डिसेंट थे बातचीत करने में। इवन नृत्य गोपाल दास बहुत डिसेंट है, बहुत तो उस समय मतलब ये बड़ी बात होगी मेरे द्वारा कहा जाना, लेकिन मैं तीनों से रिक्वेस्ट किया पर्सनली। तो कुछ तो उसका रोल रहा होगा, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट थे उस समय। वामदेव भी, ये भी, अवैधनाथ भी, रामचंद्र परमहंस भी थे, लेकिन उनसे नहीं मिलते अब, क्योंकि वो। अच्छा, एक सवाल और बीच बीच में आता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सांकेतिक कार सेवा की अनुमति दी, तो बेसिकली ये हेलो, एक सवाल बीच में और आता है, हेलो, हाँ जी, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कार सेवा की अनुमति दी, हाँ, तो सांकेतिक कार सेवा, तो ये प्रशासनिक काम था मेरे ख्याल से, और उन्होंने अपना खुद एक ऑब्जर्वर लगाया जो आखिर तक कहते रहे कि सब ठीक है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के प्रशासनिक काम में नहीं पड़ना चाहिए। अब ये ना, अगर आप कोर्ट के खिलाफ कुछ भी कहेंगे तो हम कह देंगे कि तो कंटेम्प्ट है। हमें तो लगता है कि वो गलत था। ये क्या मतलब है कार सेवा करने का, वहाँ उसी के सामने बिल्कुल। जब वहाँ तक पहुँच जाएंगे तो कितना अंतर था। अगर आप चबूतरे को देखें, उसको 20 मीटर दूर हटा ली वहाँ से, जहाँ कार सेवा इन्होंने शुरू करी थी, और वो भी कर गए थे 20 मीटर्स। मैंने एग्जैक्टली नाप के देखा था वो, जहाँ ये कार सेवा कराना चाह रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट का बारे में तो हम नहीं कर पाएंगे कुछ कमेंट्स। और जो जिला के प्रशासन के अधिकारियों ने भी देखे स्टेट, मेरा ऐसा मानना है कि उसी कैंपस में रामकथा कुंज में जब हजारों कार सेवकों को आपने तंबू लगा के ठहरा दिया, उनके पास कुदाल थी, फावड़े थे, रस्सी थे, तो वो भी गलत निर्णय था। अगर मंशा थी कि सांकेतिक कार सेवा है तो दूर रखना चाहिए थे। डेफिनेटली गलत है, वो डेफिनेटली गलत था। और ये सब देखिए, वहाँ पे एक ऑफिसर थे, क्या नाम है, SDM रामलला तिवारी बोलते थे। हाँ, तिवारी जी थे। वो सब इतना सर्वाइवल एटीट्यूड था उन लोगों का। मैं कह रहा हूँ इनके विनय कटियार जैसे, विनय कटियार जो कहें वो करते थे। एक अखिलेश मेहरा थे वहाँ पे, हमारे एडिशनल जो पहले थे। तो सब बिल्कुल ऐसे में कर रहे थे कि जैसे कि मतलब कैबिनेट मिनिस्टर को छोड़िए, ये जो कटियार थे, ये ही वाज कॉलिंग शॉट्स, जो चाहते थे करा लेते। बीजेपी गवर्नमेंट थी, जब अधिकारी को यह रहता है कि मुझे यही पोस्ट रहना है, कुछ हाथ होता है तो काम उल्टा सीधा काम करते रहते। अधिकारियों का अच्छा रोल नहीं था मेरे हिसाब से। और मेरे ख्याल से कल्याण सिंह को भी पहले से ये घोषणा नहीं करनी चाहिए थी कि बल प्रयोग नहीं होगा कार सेवकों पे, इससे भी मनोबल बढ़ गया था। देखिए, इनका ये तो चाहते ही थे कि वहाँ पे कोई ऐसी चीजें हों, बिना मंदिर तो मंदिर बनना नहीं था। और मुझे नहीं लगता है कि जैसे अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है उसमें मस्जिद गिराना गलती तो ठहरा है उन्होंने। अगर मान लो मस्जिद नहीं होती तो क्या वो कहते कि मस्जिद को गिरा के मंदिर बना दीजिए। ये सब बहुत बड़ी चीजें हैं, क्योंकि कंटेम्प्ट में आ जाएंगे अगर हम कुछ कहना शुरू कर देंगे तो। नहीं, कंटेम्प्ट की बात नहीं है, लेकिन एक नागरिक के नाते हम लोगों को एक समीक्षा का तो मतलब अधिकार और कर्तव्य है ही कि सबके रोल की समीक्षा करें। देखिए, इतिहासकार तो करेंगे ही, और इतिहासकार किसी को माफ़ नहीं करता इतिहास। अच्छा, 8 तारीख के बारे में कुछ और आपको पूछना हो? जी, हाँ, बिल्कुल। मुझे ध्यान है कि आप ही के नेतृत्व में RAF गई थी और उसने वहाँ कब्जा वापस लिया था कार सेवकों को खदेड़ के। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पर उस समय जो कार सेवकों को लगा रखा था उसमें दक्षिण भारत के, मेरे ख्याल से आंध्र प्रदेश के भी थे।
हाँ, तो मैं पूरा बताता हूँ आपको इसका भी किस्सा कि 4 बजे के करीब सवेरे हमें ऑर्डर मिला। तो हमको डर ये लग रहा था कि जैसे उस दिन बहुत टाइम लग गया था, साकेत तक पहुंचने में, ये आ रहे थे, इन पे लाठीचार्ज करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि टाइम लग जाए हमें। तो लेकिन हुआ ये कि 4 बजे चले हम और वहां पे पहुंच गए 4:20 के करीब, तकरीबन 4:20। तो 4:20 पे जब पहुंचे हम तो हमने देखा वहां पे कि कुछ लोग मंदिर तसला वसला में ला करके मिट्टी डाल, सीमेंट और ईंट काम कर रहे थे। और आपको याद होगा कि हम और मार्क टुली भी पहुंच गए थे आपके पीछे पीछे, और कोई नहीं पहुंचा था पत्रकार। आप सबसे पहले पहुंचे थे, आप और मार्क टुली। और मैं आपका भी बताऊंगा आपने जो कह दिया था क्या हुआ उसके बाद में। तो इन्होंने क्या किया कि ये कर रहे थे, तो वहां पहुंचे हमारे साथ, हमसे कहा गया मजिस्ट्रेट का इंतजार करिए। हमने कहा हम किसी मजिस्ट्रेट का इंतजार नहीं करते हैं। हमने जाकर के जाते ही जब वो ढेले वेले फेंकने शुरू किए तो हमने लाठीचार्ज किया, सबको मतलब दौड़ा लिया वहां से। केवल एक लाउड स्पीकर बंद करने में टाइम लगा था, उसको तार वार काटने पड़े, तो चाकू वगैरह से, हेलो, हाँ जी जी, चाकू वगैरह से तार काटने पड़े। तो ये सब हो गया और मुश्किल से 10-15 मिनट में सब खाली हो गए। जो आप कह रहे हैं कि 2 समस्या आई वहाँ पे। एक है कि पीएसी की एक कंपनी, एक प्लाटून वहाँ लेटा हुआ था, तो उन पर भी लाठीचार्ज हो गया। वो 10वीं बटालियन के थे, अब वहाँ राइफल टंगी दोनों तरफ से। तो मैंने कहा देखो बेटा तुम यहाँ से भाग जाओ, और चक साहब आपके कमांडेंट हैं, ऐसे चक कमांडेंट हुआ करते थे। और मैं एसएसपी फैजाबाद रहा हूँ, मेरा नाम बीएम सारस्वत है, 3 बटालियन है, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा। इन राइफलों को अंदर करो। फिर उनको भगाया हमने पीएसी वालों को। और फिर जो आप कह रहे हैं वो ज्यादातर वहाँ पे जब भागे लोग तो लुंगी और चप्पल थोक में मिली वहाँ। इसका मतलब वो ज्यादातर साउथ इंडियन ही थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे या लेटे हुए थे। तो यू आर करेक्ट दैट दे वर साउथ इंडियन। और जब आप पहुंचे तो मेरे मुंह से निकल गया था ना एक बार के, मैं जब सरकार ने कहा हम आ गए और हमें इन्होंने एक तरह से सहयोग किया, तो इसको उन्होंने, पत्रकारों ने काफी हमारे डीजी को घेरा और कहा कि ऐसे कहा है। तो मैंने कहा सही कहा, हमने गलत नहीं कहा है। हाँ, तो जाहिर है कि जो फोर्स है वो तो सरकार के आदेश का पालन उसको करना होता है। अगर सरकार नहीं आदेश देती तो फोर्स अपने आप। लेकिन मुझे एक चीज़ ये लगती है कि देखिए हमारा जो आईपीसी सीआरपीसी है उसमें कहीं भी मंत्री और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। अगर जिला प्रशासन, जिला अधिकारी और कप्तान या डीजी वो अपने विवेक से निर्णय करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सकता है। एक्चुअली ट्रांसफर्स इनके हाथ में, ट्रांसफर्स बहुत सब्जेक्टिव होते हैं। एक आदमी को आप महाराजगंज में पोस्ट कर दीजिए और उससे जूनियर को कर दीजिए आप गोरखपुर में या लखनऊ में, तो आप मोहताज होता है। तो ऐसी चीज का आप जितनी पहले गवर्नमेंट रही है, ये अवस्थी इज द ओनली पर्सन जो सीनियर पोस्ट हुआ है। इससे पहले ओपी सिंह थे, ओपी सिंह 14वें नंबर पे थे, उससे पहले लास्ट 14वें नंबर वाले बना रहे हैं आप। तो ये ट्रांसफर वाला ये गलत काम कराता है हमसे। अगर ट्रांसफर जो है इनके बोर्ड के थ्रू हो, इनके हाथ से निकल जाए, जो पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन है, तो हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं। वी आर नॉट लठेट्स ऑफ दीज पॉलिटिशियंस एज ए पुलिस ऑफिसर, और एज पुलिस ऑफिसर तो बिल्कुल ही नहीं है। और ऐसी जुडिशरी का है, जुडिशरी से कोई सीएम का जजमेंट है तो इसे थोड़ा ही कर देंगे। ऐसे हमारे भी है, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट के तहत हमें चलना होता है। लेकिन जो ट्रांसफर है और दैट इज ऑब्जेक्टिव, मतलब सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो तो भी ठीक है, और या फिर एक प्रक्रिया से करें ट्रांसफर, वो नहीं करते हैं। तो आप 14वें नंबर को पोस्ट कर दें, आप आपसे ऊपर 13 को आप ओवरलुक कर दीजिए। आर्मी में तो लोग इस्तीफा दे जाते हैं, यहाँ कुछ होता नहीं है हमारे यहाँ पुलिस में। हाँ, तो इसी के जरिए मुख्यमंत्री और सरकार जो है वो मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है। चलिए सारस्वत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप गांव से आपने इतनी उसमें मुश्किल से छत पे जाके सिग्नल नहीं मिलता, आपने हमसे बात की। आप लखनऊ आएंगे तो लौट के फिर एक बार आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुनने के लिए शुक्रिया।
पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।